हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा सरोज एंड वेलकम टू कैरियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हम देखेंगे। आज का केस जो है वो है शबनम केस वर्सेस यूपी गवर्नमेंट। ओके, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है ये केस, इस बारे में हम देखेंगे। आपने अगर न्यूज़ देखी होगी तो न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा अभी शबनम केस के बारे में चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है, आखिर ऐसा क्या है इस केस में? इस केस में कुछ तो ऐसा है जिसको सुन के आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। तो चलिए फिर बताते हैं आगे। पहले पूरी कहानी सुन लीजिए कि आखिर इस केस में क्या है ऐसा जो बहुत ही दिल दहलाने वाला है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं 13 साल पहले। साइड स्टोरी जानना बहुत ही ज़रूरी है इस केस को समझने के लिए। तो चलिए फिर ले चलते हैं आपको 13 साल पहले। तो दिनांक है 14 अप्रैल 2008 और ये बावनखेड़ी गांव अमरोहा की कहानी है। रात के 1 बज रहे थे। गांव में रहने वाले शौकत एक कॉलेज में लेक्चरर थे। एक बेटा MBA और दूसरा इंजीनियर था। घर की बड़ी बेटी शबनम इंग्लिश और भूगोल में डबल MA थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एजुकेशन पे इतना जोर क्यों दिया, तो उसको मैं आगे बताऊंगी। पूरा घर बेहद पढ़ा लिखा था, लिहाजा पूरे गांव में शौकत और उनके परिवार की बहुत इज्जत थी। मगर उस रात शौकत के एक पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि शौकत के घर में कोई हादसा हो गया है। पुलिस टीम शौकत के घर पहुंची, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले घर में दाखिल होते हैं उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। शौकत के मकान में 4 अलग अलग कमरों में शौकत, उनकी बीवी, उनके 2 बेटे, एक बहू और 2 बच्चों की लाशें पड़ी थी। 11 महीने के बच्चे को छोड़कर बाकी सभी का गला कटा हुआ था। सभी लाशें खूने से सनी हुई थी। शौकत के परिवार में इकलौती जिंदा बची शबनम घर के एक कोने में दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उस रात का ये मंजर इंस्पेक्टर RP गुप्ता ने अपनी आंखों से देखा था। सुबह होते होते एक ही परिवार के 7 लोगों के कत्ल की ये कहानी बावनखेड़ी गांव से निकलकर पूरे देश में फैल गई थी। इस सामूहिक हत्याकांड के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। इतना गुस्सा कि अगले ही दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को शौकत के घर आना पड़ा। यूपी पुलिस पर जबरदस्त दबाव था जल्द से जल्द इस केस को सुलझाने का। हादसे की पहली गाज इलाके के थाना इंचार्ज पर गिरी। उनकी जगह मामले की तफ्तीश के लिए एक नया इंस्पेक्टर RP गुप्ता को बावनखेड़ी बुलाना पड़ा। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। कत्ल से पहले पूरे परिवार को नशीली दवा देने की बात भी सामने आ गई थी। RP गुप्ता के मन में एक सवाल उठ रहा था कि जब पूरा घर बेहोश था तो अकेली शबनम होश में कैसे थी? जब पूरे घर का कत्ल आम हो गया तो अकेली शबनम बच कैसे गई? वो शबनम से सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन हालत इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे। पूरे घर का कत्ल हो चुका था, ऐसे में इकलौती बची सदस्य से कैसे पूछताछ हो? और तब शबनम की हालत भी ठीक नहीं थी। दबाव चौतरफा था। केस तो सुलझाना ही था, लिहाजा इंस्पेक्टर RP गुप्ता ने अपने मुखबिरों के जरिए तफ्तीश जारी रखी, ये सोचकर कि शबनम से सही वक्त पर पूछताछ कर लेंगे। इसी दौरान इंस्पेक्टर RP गुप्ता को एक मुखबिर ने खबर दी। खबर ये कि सलीम को उठा लो, केस खुल जाएगा। इसी दौरान इंस्पेक्टर गुप्ता को पता चला कि 2 दिन पहले ही सलीम को पुलिस ने उठाया था। उससे पूछताछ भी की, लेकिन फिर उसने क्लीन चिट देकर छोड़ दिया था। इसी बीच थोड़ा वक्त और बीता और इंस्पेक्टर RP गुप्ता को शबनम से पूछताछ का मौका मिल गया। इंस्पेक्टर गुप्ता ने 14 और 15 अप्रैल की रात की पूरी कहानी शबनम से पूछी। शबनम ने उस रात की जो कहानी बताई वो ये थी कि वो रात को छत पर सो रही थी। छत के रास्ते कुछ चोर घर में दाखिल हुए, फिर वो जीने से नीचे पहुंचे और उसके बाद नीचे के ही रास्ते से बाहर निकल गए। फिर जब वो नीचे पहुंची तो उसने सबको मुर्दा पाया। इसके बाद वो चीखी शोर मचाया, जिसके बाद किसी पड़ोसी ने उसकी आवाज़ सुनी और पुलिस को खबर कर दी। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसे झोल थे जिसने पहली बार शबनम को शक के घेरे में ला दिया था। उस रात सच में बारिश नहीं हुई थी, ये शबनम का पहला झूठ था। अगर चोर दरवाजे से बाहर निकले तो कुंडी अंदर से बंद कैसे थी? ये शबनम का दूसरा झूठ था। अगर चोर दीवार के रास्ते छत पर आए तो दीवार पर इसके कोई निशान नहीं थे, ये शबनम का तीसरा झूठ था। शबनम अब इंस्पेक्टर गुप्ता के रडार पर थी, लेकिन तभी एक ऐसी चीज हुई कि इंस्पेक्टर गुप्ता समेत सभी पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती शबनम में से हमदर्दी जताने उसके घर पर पहुंची और मुआवजे के तौर पर शबनम को 5 लाख रुपए उसी वक्त उन्हें देना था। इधर पुलिस के हिसाब से खुद शबनम कातिल थी,
ऐसे में मुख्यमंत्री का मुआवजा देना अजीब सी स्थिति पैदा करने वाला था। अब इंस्पेक्टर गुप्ता ने अपने सीनियर अफसर के साथ मायावती के पीए से मौके पर ही बात की। इसके बाद पुलिस के कहने पर मायावती बिना पैसे दिए लखनऊ लौट गई। लेकिन अब इंस्पेक्टर गुप्ता के सामने चुनौती ये थी कि वो साबित करें कि शबनम ही कातिल है। इंस्पेक्टर गुप्ता ने तब तक लोगों से पूछताछ में ये पता लगा लिया कि बावनखेड़ी गांव के ही रहने वाले सलीम और शबनम में अच्छी दोस्ती थी। यहाँ तक कि शबनम अक्सर सलीम की बाइक पर स्कूल भी जाया करती थी। मुखबिर पहले ही सलीम के बारे में इशारा दे चुका था। 17 अप्रैल 2008 को यानी हादसे के 2 दिन बाद इंस्पेक्टर गुप्ता ने सलीम को अपने पास बुलाया। वो इस कत्ल ए आम की जानकारी से लगातार इनकार करता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर गुप्ता को लेकर उसके मन में खौफ भी था। इंस्पेक्टर गुप्ता ने पुलिस तरीका अपनाया और इसको अपनाते ही उन्हें इस केस में पहली कामयाबी मिली। सलीम टूट गया और फिर उसने पूरी कहानी उगल दी। उसने पुलिस को कहानी सुनाई कि वो शबनम से प्यार करता है और तमाम बातें उसने पुलिस को बता दी। अब कहानी पुलिस के सामने थी, लेकिन सबूत अब भी कोई हाथ में नहीं था। सलीम ने ही पुलिस को अपना पहला सबूत भी दिया। सबूत था कि वो कुल्हाड़ी जिससे 7 लोगों का कत्ल किया गया था, वारदात के बाद उस कुल्हाड़ी को तालाब में फेंक दिया गया था। पुलिस ने सलीम की निशानदेही पर वो कुल्हाड़ी बरामद कर ली थी। अब कहानी, गवाह और सबूत तीनों पुलिस के पास थे। इसके बाद 18 अप्रैल को यानी सामूहिक हत्याकांड के चौथे दिन इंस्पेक्टर गुप्ता अपनी टीम के साथ शबनम के घर पहुंचे। साथ में सलीम भी था। इस बार इंस्पेक्टर गुप्ता शबनम से पीड़ित के तौर पर नहीं बल्कि एक कातिल के तौर पर सवाल पूछ रहे थे। शबनम इनकार करती रही, लेकिन तभी सलीम शबनम को बताता है कि उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया है, इसलिए तुम भी अपना जुर्म कबूल कर लो। तब पहली बार शबनम टूट जाती है। अब केस सुलझ चुका था। कत्ल की कहानी, कत्ल का मकसद और दोनों कातिल पुलिस के शिकंजे में थे। शबनम के खून में से सने कपड़े भी पुलिस बरामद कर चुकी थी। इसके साथ ही 2 ऐसे मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए जो आगे चलकर इस केस में एक अहम सबूत बने। उन दोनों फ़ोन पर वारदात के दिन 55 बार कॉल की गई थी। पूछताछ के दौरान शबनम और सलीम ने एक दहलाने वाला खुलासा भी किया। खुलासा 11 महीने के भतीजे को दोबारा मारने का। जब सलीम सबका मर्डर करने के बाद चला गया तो शबनम का मासूम भतीजा रोने लगा। शबनम से उसे कॉल किया तो उसने कहा, अब मैं नहीं आऊँगा। फिर शबनम ने खुद ही उसका गला घोट दिया था। शबनम के 2 भाइयों की जान उस रात बच सकती थी, लेकिन शबनम की मोहब्बत में दोनों भाई भी मारे गए। दरअसल उस दिन दोनों भाई गांव से अपने अपने काम पर शहर लौट रहे थे, लेकिन शबनम ने उन्हें बीच रास्ते में वापस बुला लिया था। इंस्पेक्टर गुप्ता के मुताबिक पूछताछ के दौरान शबनम ने इस कातिल ए आम की वजह भी बताई। दरअसल वो चाहती थी कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य ना बचे और सारी संपत्ति भी उसे मिल जाए। 3 अगस्त 2010 में अमरोहा की अदालत ने सलीम और शबनम को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। तब जज SS हुसैनी ने अपने ऑर्डर्स में ये भी लिखा था कि उन्होंने अपने 30 साल के न्यायिक जीवन में इससे अच्छी और कोई जांच नहीं पाई। इसके लिए उन्होंने इंस्पेक्टर गुप्ता की बाकायदा तारीफ की थी। बाद में ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा बरकरार रखी। इसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी सज़ा बरकरार रखा। राष्ट्रपति भी दया याचिका खारिज कर चुके हैं। शबनम पुनर्विचार याचिका और दूसरे कानूनी हथियारों का इस्तेमाल कर चुकी हैं, लेकिन सलीम के पास अब भी कुछ रास्ते बचे हुए हैं। पुनर्विचार याचिका उसके कुछ वक्त पहले ही दाखिल की गई है। यही वजह है कि फिलहाल सिर्फ शबनम की फांसी दिए जाने की बात हो रही है, सलीम को नहीं। सलीम इस वक्त इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद है, जबकि शबनम रामपुर की जिला कारागार में है। अब दोनों को ही आखिरी फैसले का इंतजार है। फैसला फांसी की तारीख का और इस कहानी के ख़त्म होने का। अब देखना ये है कि आखिर शबनम को फांसी होती है या नहीं। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आप क्या चाहते हैं, शबनम को फांसी हो या फिर शबनम को फांसी ना हो। अगर 2 तरीके से देखा जा सकता है, या तो शबनम को अगर फांसी होती है क्योंकि उन्हें शबनम ने 7 लोगों का अपने घर में ही 7 लोगों का कत्ल कर दिया है, बहुत बेरहमी से, वो भी कुल्हाड़ी से, तो जो कि बहुत ही दर्दनाक है खुद में ही। तो किस हिसाब से ही कहा जाए कि उसको फांसी ना हो। अगर एक तरीके से ऐसे देखा जाए कि उसका जो बेटा है वो चाहता है कि उसकी माँ को फांसी ना हो, तो बेटा ने याचिका दायर की है प्रेसिडेंट को। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, शबनम को फांसी होती है या शबनम को फांसी नहीं होती है। अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे हमारे संविधान में प्रेसिडेंट के पास 5 तरीके के पार्डन पावर होते हैं। ओके, सो चलिए फिर देखते हैं कि ऐसे कौन से पार्डन पावर है प्रेसिडेंट के पास। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पार्डन पावर। ओके, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू पार्डन एनी प्रिजनर हु इज़ हैंग। जैसे मान लीजिए कोई भी आरोपी है वो हैंग होता है, ओके, यानी उसको फांसी होती है, तो
प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उसे क्षमा कर सकता है। ओके, सो वेदर इट इज़ अ सिविल और अ कोर्ट मार्शल केस, अगर वो सिविल कोर्ट है, सिविल केसेस है या फिर कोर्ट मार्शल केस है, दोनों ही केस में प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू पार्डन। हमारे संविधान के आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि वो पार्डन कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कि प्रेसिडेंट कैन वेव द सेंटेंस इन 5 वेज, 5 तरीकों से ये जो पार्डन है उसको कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्या है। पहला है पार्डन, इसका मतलब फुल पार्डन ड्यूरिंग कोर्ट ट्रायल। जैसे कोर्ट ट्रायल जब होता है तो जो भी प्रिजनर है उसको पूरी तरीके से क्षमा कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। ओके, जो भी उसने जुर्म किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज़ कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या है, नेचर और टाइम। मतलब इन दिस द प्रिजनर इज हैंग, टाइम इज रिड्यूस। इसमें यह है कि प्रिजनर को फांसी तो होगी लेकिन जो समय है वो कम कर दिया जाएगा। ओके, तीसरा हम देखते हैं रेमिशन। रेमिशन क्या है, वाइल यू आर नॉट हैंग इन इट बट योर टाइम डिक्रीजेज विच मे बी 10 to 5 years। इसमें क्या होता है कि आपको फांसी नहीं होगी लेकिन आपका जो समय है वो कम कर दिया जाएगा, 10 to 5 years कम कर दिया जाएगा। ओके, 4 में ये है कि रेस्पाइट। रेस्पाइट मीन्स हैंगिंग इज नॉट डन व्हेन द प्रिजनर्स हेल्थ इज नॉट गुड और इफ़ अ फीमेल प्रिजनर इज प्रेग्नेंट। इसमें यह है कि हैंगिंग जो प्रोसेस है आपका वो नहीं होगा अगर जो भी प्रिजनर है अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है या फिर कोई फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है तो उस समय हैंगिंग नहीं होगी। ओके, 5वां हम देखेंगे रिप्राइव। रिप्राइव मतलब होता है कि टेम्परेरी प्रोहिबिशन, मतलब हैंगिंग पे निषेध लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ओके, एज इफ द पिटिशन वाज पास टू द प्रेसिडेंट एंड ही डिड नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स टिल देन द हैंगिंग रिमेन्स ऑन होल्ड। अगर याचिका प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो इसलिए जो प्रोसेस है हैंगिंग का उस पर होल्ड लग जाता है, उस पर स्टे लग जाता है। दैट इज द प्रेसिडेंट यूजेस दिस 5 पार्डन पावर विच इज रिटन इन आर्टिकल 72: forgiveness, deputation, resignation, remedy, repeal. Also, if someone is found guilty by the military code, then he can also be forgiven. But the President of America does not have this authority. इसी के साथ साथ हमें ये भी समझ लें कि जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है, सिर्फ इंडिया में है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि पूरा जो होल सिनेरियो क्या है और प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है, पार्डन पावर्स क्या क्या होती हैं। तो चलिए फिर इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे फर्दर आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।